जिसको हम लास्ट में पढ़ रहे हैं वह ब्रांचेस ऑफ बॉटनी। ब्रांचेस ऑफ बॉटनी है ना, मतलब कि वनस्पति शास्त्र की और क्या क्या ब्रांचेस हैं, इसकी शाखाएं। सिर्फ पौधे के बारे में जान लेने ही बॉटनी नहीं होगा। आप जान गए पौधे को देख के, इसमें पत्ती है, तना है, जड़ है, लेकिन उसका आगे क्या यूज करोगे अगर और उससे संबंधित जो क्षेत्र है उसको नहीं जानेंगे तो उसका कुछ भी हमारे पास यूज नहीं है ना, जान के। ठीक है, सिवाय इसके कि वो हमको क्या दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। उसके बारे में नहीं भी जानेंगे तो भी हमको ऑक्सीजन मिल रहा है, और वो भी हम जान रहे हैं ना भी कि हमको उससे ऑक्सीजन मिलता है। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान बॉटनी ग्रीक वर्ड है जिसमें बॉटनी का जो मतलब होता है BOTANE, इसका मतलब होता है क्या, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है हर्ब या प्लांट। इसमें जो एन वाई को बस छोड़ दो, इसका मतलब होता है क्या, हर्ब या प्लांट। ठीक है, बॉटनी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हर्ब या प्लांट, और ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कि पौधों एवं उनकी संरचना, कार्यिकी, अनुवांशिकी, परिस्थितिकी, विवरण, वर्गीकरण आदि सभी महत्वों से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और इसको भी दो भाग में, अध्ययन की सुविधा के लिए इसको दो भाग में बांटते हैं। ठीक है, एक को कहते हैं बेसिक बॉटनी को, सबसे पहले हम दो भाग में बांटते हैं। एक को कहते हैं बेसिक, जिसे बोलते हैं ना बेसिक साइंस, बेसिक बॉटनी, और एक को कहेंगे अप्लाइड, अप्लाइड बॉटनी। दो भाग में हम इसको बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है बेसिक बॉटनी और एक होता है अप्लाइड बॉटनी। बेसिक में क्या पढ़ते हैं, बेसिक में हम पौधों से संबंधित सब चीज को, जैसे पौधे की मॉर्फोलॉजी क्या है, वो कैसा दिखेगा, उसकी एनाटॉमी क्या है, अंदर से काट के देखेंगे तो कैसा दिखेगा, है ना। इसके अलावा फिजियोलॉजी, मतलब उसकी कार्य की जो जो काम वो करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, ये जितना भी काम जो पौधों से संबंधित पढ़ते हैं उसको हम कहेंगे उसका बेसिक स्टडी। जैसे साइंस में भी पढ़ते हैं ना बेसिक। अप्लाइड में क्या आता है, अप्लाइड में मतलब हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें आपका इकोनॉमिक बॉटनी आएगा, मतलब कैसे हम पौधों को यूज करके पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा कुछ कुछ और ब्रांचेस हैं जो अप्लाइड में आएंगी, जैसे कि इसी में आपका इथनोबॉटनी आएगा, फॉरेस्ट्री का पार्ट आएगा, मतलब उनको यूज कैसे करना है टेक्नोलॉजी के साथ भी और अपने लिए भी। तो बेसिक में बेसिक जानकारी लेते हैं, अप्लाइड में उनका यूज करना हम सीखते हैं। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी भी एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी भी आएगा। अप्लाइड में बॉटनी का ही एक ब्रांच भी होता है जिसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आपका माइक्रोबायोलॉजी भी आएगा, मतलब कैसे पौधों के साथ माइक्रो सूक्ष्म जीव अटैच है, कैसे पौधे की टेक्निक, पौधों को हम बड़ी टेक्निक्स के साथ यूज करके उससे और क्या फायदा कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और आएगा जिसको कहेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर, है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर। आगे चल के इसका पूरा डिटेल पढ़ोगे आप लोग। प्लांट टिश्यू कल्चर में कैसे हम लैब में पौधा बना सकते हैं, ये भी पूरा बॉटनी के अंदर आता है। मतलब बेसिक में पौधों के बारे में जानकारी, अप्लाइड में उससे और क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं। आपको पता है लैब में आप पौधा बना सकते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, वैसे टेस्ट ट्यूब प्लांट भी होता है। इसका प्लांट टिश्यू कल्चर का पूरा एक लैब होता है, वहाँ पर ट्यूबलाइट की रोशनी के अंदर आप पौधे को बिल्कुल उगा सकते हैं, वैसे ही जैसे नॉर्मल बाहर उगता है, उस सबको हम प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर पढ़ते हैं। तो मेन ये दो भाग में बांटे गए हैं, लेकिन इसके अंदर भी देखोगे इसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। ठीक है, तो हमारे बुक में मेरे ख्याल से 30-40 ब्रांच दी हुई है। एक एक करके हमको थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देखना है कि उसके अंदर पढ़ना क्या है, ऐसे करके वो पूछता है आपको। ठीक है, ठीक, तो पहले तो बेसिक और अप्लाइड समझ लिए। अब एक एक करके शुरू करेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो हम डिटेल में, डिटेल मतलब एकदम ज्यादा डिटेल तो नहीं कर सकते क्योंकि ये सारे एक एक बड़े बड़े टॉपिक हैं। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ बायोटेक्नोलॉजी तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके ऊपर ही हम 15 दिन लेक्चर कर सकते हैं, है ना। अगर मैं बोलूँ प्लांट टिश्यू कल्चर, अगर मैं बोलूँ प्लांट एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी मतलब उसके आंतरिक संरचना को पढ़ना, तो एक एक में ये पूरा एक एक बड़ा सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पर इस यूनिट में क्या पता है, सिर्फ आप थोड़ा थोड़ा ये जाने कि बॉटनी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, चलिए
अगली बार से मैं इसको सबसे पहले पढ़ूंगी। ठीक, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी। ब्रांचेस ऑफ बॉटनी में सबसे पहला है प्लांट एनाटॉमी। ठीक, प्लांट एनाटॉमी को हिंदी में कहेंगे हम शरीर विज्ञान। शरीर विज्ञान नहीं बोलते हैं इसको, आंतरिकी या शारीरिकी बोलते हैं। आंतरिक संरचना, पौधों की आंतरिक संरचना। ठीक, तो ये क्या होता है, देखिए यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों के विभिन्न भाग जैसे कि उसकी जड़, तना, पत्ती आदि की आंतरिक संरचना तथा संगठन का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से किया जाता है। तो जहाँ भी हम एनाटॉमी की बात करें, मतलब हम इसी क्या करें, आंतरिक संरचना की बात करें, तो हमको इसको किस में देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे उस दिन हमने पढ़ा ना, क्या पढ़ा था, रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा था, डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का, और किसका देखा था, स्टेम का देखा था। तो हमको कैसे पता चल रहा था कि ऊपर की लेयर ऐसे एपिडर्मिस है, फिर कुछ दूर तक कॉर्टेक्स है, फिर एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, बीच में वेस्कुलर बंडल है। ये चीज आप ऐसे पौधे को उठा के देखोगे, रूट को, ये स्टेम को, तो हमको नहीं नजर आता है। ऊपर से हमको सिर्फ क्या दिखता है, ग्रीन। लेकिन जब आप उसको सेक्शन कट करके, बहुत पतला थिन सेक्शन करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखिए, तो हमको इस तरह के सेल्स जो है वो नजर आते हैं। तो बॉटनी का वह ब्रांच जिसमें सिर्फ उसकी एनाटॉमी, मतलब उसकी आंतरिक संरचना को पढ़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं, प्लांट एनाटॉमी। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो सिर्फ इसी पे काम करते हैं, उनको पौधे के बाहर का नहीं पता कि वो कितना बड़ा है, क्या करता है, कुछ नहीं। वो सिर्फ किसको देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट कैसा है, जाइलम का शेप कैसा है, फ्लोएम का कैसा है, बीच में अगर कैम्बियम है तो उसका, जैसे हमको पता है कैम्बियम की सेल जनरली ऐसे ईंटे के आकार की ऐसी होती है कैम्बियम की सेल, तो ये हमको कैसे पता है कि इसका शेप ऐसा होता है। एंडोडर्मिस जो होता है उसका शेप इस तरह से होता है, इसको बैरल शेप कहते हैं, ढोलक के आकार का शेप होता है एंडोडर्मिस का। तो हमको कैसे पता चलेगा कि एंडोडर्मिस का सेल इस आकार का होता है। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी करते हैं वो किस में आता है, प्लांट की एनाटॉमी में। ठीक है, तो इसकी आंतरिक संरचना का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से करते हैं, और उत्तक मतलब सेल, उसके टिश्यू सब का करते हैं। ठीक है, तो इसको 4 भाग में मेनली बांटते हैं, 4 भी नहीं है, बहुत सारे भाग हैं। जैसे कि रूट एनाटॉमी, जिसके अंदर जड़ के सारे चीजों को पढ़ेंगे, स्टेम एनाटॉमी, उसके तने के बारे में पढ़ेंगे, लीफ एनाटॉमी मतलब लीफ के बारे में पढ़ेंगे, वुड एनाटॉमी भी एक होता है, जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, जो मोटे मोटे से पेड़ होते हैं, उनका वुड जो लकड़ी है उसकी भी एनाटॉमी पूरी पढ़ते हैं, है ना, वही वाले स्ट्रक्चर जैसे कॉन्सेंट्रिक रिंग बनता है ना, ये वाला। हमको कैसे पता कि ये रिंग कैसे बन रहा है, क्यों, अगर आप किसी पेड़ को देखोगे तो ऐसा दिखता है, एक रीजन डार्क रहता है, फिर लाइट रहता है, फिर डार्क रहता है, फिर लाइट रहता है। तो इन सबको स्टडी, अभी तो हमको ये बुक से पढ़ के पता है ये हर एक सीजन में बनता है, एक सीजन का ये डार्क लाइट है, फिर एक सीजन का है, हम इसको काउंट करके पेड़ की एज बता सकते हैं, ये सब अभी हमको पता है। लेकिन इसकी जो खोज हुई होगी, तो जो साइंटिस्ट इसको किए होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्लांट एनाटॉमी के साइंटिस्ट कहलाएंगे, जिन्होंने इसके बारे में भी बताया कि अगर ये लकड़ी बनी हुई है तो क्या की बनी हुई है। ठीक है, तो वुड एनाटॉमी में इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो इसमें क्या आता है, जैसे कि इसके अंतर्गत पौधों के काष्ठ की संरचना, उसके छाल, कॉर्क, जाइलम, फ्लोएम, संवहन, कैम्बियम, हार्टवुड, सैपवुड, इससे पूरा नाम होता है। एक एरिया को हार्टवुड कहते हैं, बीच वाले एरिया को, फिर सैपवुड होता है, और बहुत सारी डिटेल है उसकी ना, अभी बस हम नाम देख रहे हैं, इनका अध्ययन करते हैं। वहीं से देख के बताते हैं कि लकड़ी काम आएगी कि नहीं फर्नीचर बनाने के, वो मोनोजाइलिक है कि पिक्नोजाइलिक है, मतलब वो अच्छा ऐसे कठोर लकड़ी है कि सॉफ्ट लकड़ी है। सॉफ्ट लकड़ी का आप फर्नीचर नहीं बना सकते, उसको बनाओगे वो टूट जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी लकड़ी का फर्नीचर बनना चाहिए, उसमें भी जितने भी लकड़ियों का फर्नीचर बनता है कौन सा बेस्ट होता है, किसमें घून नहीं लगता, ये सब बताता है ना। लेकिन जो लोग ये सब बेचते हैं, सेल करते हैं, वो लोग ये बताते हैं, तो ये उनको कहाँ से पता चला, इसकी स्टडी करने में पता चलता है, और इसकी स्टडी इस ब्रांच के अंतर्गत होती है। इसके अलावा फ्लावर एनाटॉमी भी होता है, फूल और उसके विभिन्न भागों की आंतरिक संरचना का अध्ययन। इसके अलावा फ्रूट एनाटॉमी भी होता है, फलों की आंतरिक संरचना का जो विस्तार से अध्ययन करते हैं वो सब इसमें आता है। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है, क्यों हम प्लांट एनाटॉमी को पढ़ें।
क्यों पढ़े बताओ? जानने क्या जानने के लिए? शेप वगैरह कैसा होता है इसका। तो इसके अध्ययन से हमें पौधों की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है, जिससे हमें वो पौधा एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री है कि जैसे हमने बांटा हुआ है ना भाई, एल्गी, फंजाई, टेरिडोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये हमको बाहर से देखने में भी दिखाई दे रहा है, एल्गी छोटा सा है ना, एंजियोस्पर्म बड़ा है, मतलब अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पौधे हैं जो ऊपर से आपको एक जैसे दिखेंगे, पर केवल आप उसकी आंतरिक संरचना को देख के जान सकते हो कि वो कैसा है। ठीक है, तो पौधे के वर्गीकरण में एनाटॉमी का बहुत बड़ा भाग है कि हम पौधों को कैसे ग्रुप में बांटेंगे, मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, ये भी हम उसकी एनाटॉमी को देख ही पहचानेंगे। और भी कैरेक्टर है जिसे पहचान सकते हैं, पर इनका मेन होता है। आंतरिकी के अध्ययन से पौधों के संरचनात्मक अनुकूलन को समझने में सहायता मिलता है। जैसे कोई पौधा है, एक पौधा है जो मरुस्थल में मिल रहा है, ठीक है, डेजर्ट एरिया में मिल रहा है, एक पौधा है जो पानी में मिल रहा है, एक पौधा है जो जमीन में मिल रहा है। तीन अलग अलग जगह हो गए। एक हाइड्रोफाइट है पानी के अंदर, एक है जीरोफाइट जो रेगिस्तान में मिल रहा है, एक मेसोफाइट जो नॉर्मल जमीन में मिल रहा है। अगर आपको ऊपर से देखने पे भी वो पौधा अगर एक जैसे दिखेगा, तो आप जब उसकी एनाटॉमी देखोगे ना अंदर की तरफ, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। जैसे जो पानी में जो पौधा है, ठीक है, उसको अगर करना है कि उसकी लीफ पानी में ऊपर रहे फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर ही जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ना, यहाँ पर का जो पेरेंकाइमा सेल होगा, वो और ऐसे बड़ा बड़ा ऐसे चैम्बर टाइप का बना लेगा एयर के साथ, उसको एरेनकाइमा कह देते हैं। मतलब वो क्या कर रहा है, बड़ा बड़ा स्पेस दे रहा है ताकि वहां पर आकर एयर भरे, और क्या हो, वो जो पत्ती है वो ऊपर पानी के ऊपर तैर सके। अगर वो भारी होगा तो क्या होगा, डूब जाएगा। तो कुछ ना कुछ एडाप्टेशन पौधे शो करते हैं। पानी के अंदर जो पौधे पाए जाएंगे, उनकी जो रूट्स होंगी वो ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको कहीं भी अंदर जाके पानी नहीं लेना है, पानी तो उनके चारों तरफ है। तो उनकी जो रूट्स होती है वो थोड़ी कम डेवलप होती है। किसके कंपैरिजन में? जो जीरोफाइट है या जो मेसोफाइट है, जमीन में जो पौधा है उसके कंपैरिजन में पानी में जो पौधा है उसकी जड़ें जो है थोड़ी सी कम डेवलप होंगी, क्योंकि उनका मेन काम जो जड़ का जो मेन काम है पानी लेना, वो तो उनको करना ही नहीं। ठीक, तो ये सब हमको कहाँ से पता चलेगा? उसकी एनाटॉमी को देखकर। एनाटॉमी को देखकर समझ आता है कि कौन सा पौधा कौन सी क्या को शो कर रहा है, अनुकूलन को दिखा रहा है। ठीक है, आंतरिकी हमें पौधों की काष्ठ की बनावट और पहचान करने में हेल्प करता है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और दिए। तो कोई भी आप ब्रांच बताओगे, जैसे प्लांट एनाटॉमी में ब्रांच बताओगे, 2 लाइन में इसका डेफिनेशन बताओगे कि यह वनस्पति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंदर हम प्लांट के आंतरिक संरचना का स्टडी करते हैं। फिर इसके पहले कोई भी मान लीजिए आपको पूछ लेते एग्जाम में 4 नंबर के लिए प्लांट एनाटॉमी ही पूछ लिया, तो आप क्या बताओगे? पहले 2 लाइन में उसका डेफिनेशन, कोई भी यहाँ पर हेडिंग हो, फिर उसके बारे में कुछ पॉइंट, जैसे कि अभी हमने देखा कि इसके अंदर जड़ की एनाटॉमी आएगी, तने की आएगी, इसकी आएगी, ऐसे करके 6 पॉइंट, और लास्ट में उसका लिखोगे आप महत्व, सिग्निफिकेंस, कुछ भी पूछेगा ऐसे करके पॉइंट्स। इस सीक्वेंस में आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो छोटा क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर के लिए, कोई भी एक ब्रांच को पकड़ के दे देगा। जैसे आपको दे देगा कि प्लांट एनाटॉमी को बताओ, या आपको दे दिया प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बताओ, मतलब उसकी कार्यकी, तो कुछ भी पूछेगा, 2 लाइन डेफिनेशन, उसके कुछ पॉइंट, और लास्ट में उसका महत्व आप देखना लगभग सबका सेम टाइप का ही मिलेगा, भी देखना। ठीक है, बड़े क्वेश्चन में पूछेगा तो डायरेक्ट बोलेगा कि वनस्पति शास्त्र की शाखाओं के बारे में बताइए, है ना, मतलब कि ब्रांचेस ऑफ बॉटनी को डिटेल से बताइए। अगर 10 नंबर में सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपकी मर्जी है कि आप कितना लिख सकते हैं। 10 नंबर के लिए है तो 10 ब्रांच के बारे में बता दो शॉर्ट में, एकदम ज़्यादा लिखोगे तो नहीं आएगा, शॉर्ट में। या दूसरा तरीका ये है, जितना आपको याद आ रहा है सबकी लिस्टिंग कर दो, जैसे प्लांट एनाटॉमी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट ब्रीदिंग, प्लांट फिजियोलॉजी, ऐसे करके पूरी लिस्टिंग कर दो। फिर नीचे लिखो इनमें से कुछ को विस्तार से नीचे दे रहे हैं ऐसे करके, तो 3-4 को फिर थोड़ा डिटेल कर दो जो आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो 2 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर में अगर पूछेगा तो आपको 10 नंबर वाला करना ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि उसमें आपको ऑप्शन रहेगा जो आपने पढ़ा हुआ है। लेकिन कई बार किसी एक ब्रांच को पकड़ के भी 10 नंबर का पूछ लेता है, जो बड़े ब्रांचेस है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी बहुत बड़ा ब्रांच है,
बायोटेक्नोलॉजी पूरे का अलग सब्जेक्ट भी है, जान रहे हो ना। उस बायोटेक्नोलॉजी को हम बॉटनी का ब्रांच बोल रहे हैं। मतलब जब हम पौधे का यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी को तो वो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया। अगर हम एनिमल को यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में तो वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हो गया। तो कुछ कुछ ब्रांचेस है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं उनको डायरेक्ट 10 नंबर में पूछ सकता है। 10 नंबर के लिए पूछ देगा कि प्लांट फिजियोलॉजी से आप क्या समझते हैं बताइए। तो आपको कम से कम इतना कंटेंट लिखना पड़ेगा कि आप वो 10 नंबर के लायक लिख पाओ। तो क्वेश्चन बनाने वाले के ऊपर है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक, तो इतनी चीजें आपको प्लांट एनाटॉमी में ज्यादा पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए सेकंड ब्रांच है जिसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। सेकंड ब्रांच है जिसको हम कहेंगे क्या, साइटोलॉजी, या इसको कहेंगे सेल बायोलॉजी। ठीक है, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका विज्ञान या कोशिका जीव विज्ञान। ठीक है, तो जो साइटोलॉजी है ये भी ग्रीक वर्ड है। साइटो में, साइटो का मतलब होता है होलो वेसल और कंटेनर। ठीक है, तो यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, देखो सब में डेफिनेशन ऐसे लिखना पड़ेगा है ना, शुरुआत यही करोगे। यह वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कोशिका एवं कोशिकांगों की संरचना एवं कार्य तथा उसके विभाजन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो साइटोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कोशिका मतलब कि सेल, है ना। अब क्योंकि हम बॉटनी में पढ़ रहे हैं तो कौन सा सेल आ जाएगा, प्लांट सेल। उसके बाद कोशिका मतलब सेल ऑर्गेनल, सेल ऑर्गेनल, और तीसरा सेल का डिवीजन। इन चीजों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी को 10 नंबर में पूछ सकता है कि बॉटनी की जो ब्रांच है साइकोलॉजी, उसके बारे में डिटेल से बताइए। ऐसा आपको मान लीजिए 10 नंबर के लिए पूछ दिया, तो पहले आप लिखोगे डेफिनेशन कि साइटोलॉजी क्या होता है। साइटोलॉजी में लिखोगे कि ये वनस्पति विभाग, वनस्पति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सेल, उसके ऑर्गेनेल और उसके डिवीजन से संबंधित चीजों को पढ़ते हैं। अब अगर इसका डिटेल करना हो तो आप क्या कर सकते हो, एक बढ़िया सा डायग्राम बना दो, किसका, प्लांट सेल का। 10 नंबर के लिए बता रही है ना, प्लांट सेल का जो हमने शुरू में पढ़ा हुआ है, सबसे शुरू में पढ़ा। एक्चुअल में ये चैप्टर पूरा जो आप पढ़े उसका निचोड़ है एक हिसाब से। सारी चीजें यहाँ पर, सारी चीज तो नहीं आएगी, बहुत सारी चीजें आप आगे सेमेस्टर में पढ़ोगे, लेकिन आपने शुरू में पढ़ा हुआ है क्या, प्लांट सेल पढ़ा है, हमने इसका डायग्राम देखा है। उसके बाद इसके अंदर आने वाले ऑर्गेनेल्स, तो सेल वॉल हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वेसल्स, गोल्जी बॉडी, जितना चीज आता है उन सब के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। सेल ऑर्गेनेल हो गया। उसके बाद सेल डिवीजन कैसे डिवाइड करता है, अगर आपको उसके बारे में थोड़ा आइडिया तो अभी सेमेस्टर में नहीं पढ़े हो, आगे पढ़ोगे इसको भी। तो अगर साइटोलॉजी पूछता है तो बढ़िया से एक प्लांट सेल का डायग्राम बना दो। अगर आपके पास टाइम है तो इसको एनिमल सेल के साथ डिफरेंस भी बता दो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों लिविंग सेल में आते हैं, दोनों यूकैरियोटिक सेल है, लेकिन इनमें ये वो होता है, डिफरेंस होता है। मतलब इससे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब हम किसमें पढ़ते हैं, साइटोलॉजी। ठीक है, तो ऐसे आपके आंसर को फ्रेम करना पड़ेगा, थोड़ा आपको बैठ के सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर में क्या क्या चीजें डाल सकते, कोई भी चीज गलत नहीं कहलाएगा। जैसे आप मान लीजिए प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच डिफरेंस डाल देते हो तो वो गलत नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्टडी से ही तो हमको पता चला ना कि वो एनिमल सेल से कैसे डिफरेंस है। हमने जब इसका स्टडी किया, इसके सेल वॉल के बारे में जब स्टडी किया, तभी तो पता चला कि प्लांट में ऐसा कुछ चीज है जो एनिमल के पास नहीं है। तो कोई भी चीज गलत नहीं होगा, बस आप अच्छे से इसको फ्रेम करेंगे तो ठीक। उसके बाद आप और लिख सकते हो जैसे सभी जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, पढ़ते हैं ना, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। ठीक है, ठीक। तो इसमें कोशिका और उसके अंदर पाए जाने वाले सजीव व निर्जीव चीजें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, जीव द्रव्य, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, साइटोलॉजी में किया जाता है। फिर इसकी भी अलग ब्रांचेस है, साइटोलॉजी के अंदर उसकी और ब्रांचेस है, जैसे कि साइटोटैक्सोनॉमी, कोशिका का वर्गीकरण, साइटोजेनेटिक्स, कोशिका का अनुवांशिकी, सेल फिजियोलॉजी, साइटोकेमिस्ट्री, ऐसे करके इनकी भी अलग अलग ब्रांचेस है। सबका थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। जैसे साइटोटैक्सोनॉमी में क्या पढ़ेंगे, तो यह कोशिका विज्ञान या वार्गिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
कोशिकीय संरचनाओं के आधार पर जीव जातियों का वर्गीकरण किया जाता है। अगर हम किसी के सेल की स्ट्रक्चर के आधार पर अगर उनका वर्गीकरण करें तो वो किस में आ जाएगा, साइटोटैक्सोनॉमी में आ जाएगा। वैसे साइटोजेनेटिक्स में क्या होगा कि इसके अंतर्गत कोशिका के केंद्रक में उपस्थित डीएनए, अब इसके अंदर ये जो केंद्रक है ये वाला, इसके अंदर जो डीएनए है उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये किस में आ जाता है, साइटोजेनेटिक्स में आ जाता है। ठीक है, वो कैसे डिवाइड करेगा, क्रोमोसोम क्या होता है, कितने नंबर का होता है, ये सब स्टडी इसी के अंदर आई। ठीक, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, क्या महत्व है साइटोलॉजी पढ़ने का, क्या महत्व है बताओ, इतना सारा मैंने बताया। साइटोलॉजी पढ़ेंगे तो क्या फायदा है, क्यों पढ़े, सेल बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो क्या फायदा है, जल्दी बताओ। कोशिकाओं के बारे में सबसे पहला कौन सी कोशिका क्या काम करती है वहीं से तो पता चला ना भाई। हमको कैसे पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस है, कैसे पता, इसका पूरा एनालिसिस किया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो 2 लेयर होती है उसको पूरा देखा गया है कि उसके अंदर एक ऐसा पार्टिकल होता है जो एटीपी को सिंथेसाइज करता है, इसलिए हम उसको पावर हाउस बोलते हैं नहीं। कैसे पता कि न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा डीएनए, यहाँ पर नहीं मिलेगा बाहर में। तो हर एक, जब तक हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, जीवन का तो आधार ही यही है, कोशिका ही आधार है, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो साइटोलॉजी ही हो जाता है एक हिसाब से। ठीक है, तो इससे हमें उनके कार्य और उनकी संरचना, मैंने कैसे बनाया कि प्लांट का सेल ऐसे ही दिखता होगा क्योंकि इसको देखा गया, आपने भी देखा स्लाइड में, देखा है ना, ऐसे से प्याज की कोशिका में ऐसे से, भाई ऐसे से तो दिखा था, तो यही तो साइटोलॉजी की सेल का हमने क्या देखा हुआ, स्ट्रक्चर देखा हुआ। उसके बाद हमको कैसे पता कि न्यूक्लियस गोल है, माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा है, राइबोसोम का शेप ऐसा रहता है, कैसे पता, तो इन सब की स्टडी इसी के अंदर ही करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका वर्गीकी से संबंधित समस्याओं के निराकरण में भी इसका उपयोग होता है। गुणसूत्र की संख्या, उनकी आकारिकी, उनका शेप और उनका विभाजन के समय कैसा वो लक्षण शो करते हैं, वो सब हमको साइकोलॉजी की स्टडी से ही पता चलता है। ठीक, चलिए तीसरी ब्रांच है जिसको कहेंगे इकोनॉमिक बॉटनी। तीसरा ब्रांच, बॉटनी का तीसरा इंपॉर्टेंट ब्रांच जिसको हम क्या कहेंगे, इकोनॉमिक बॉटनी। ठीक, तो इकोनॉमिक बॉटनी क्या होता है, इकोनॉमिक बॉटनी का मतलब है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। तो इसमें क्या आएगा देखिए, आर्थिक वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों एवं मानव संबंधों, विशेषकर मानव के लिए पौधों की उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। हमें ज्ञात है कि जीव जंतुओं का जीवन पौधों पर ही आधारित है, तो इसमें हम ऐसे पौधों के बारे में पढ़ते हैं जो हमको कुछ ना कुछ क्या देते हैं, उत्पाद देते हैं, मतलब जिससे हमको प्रोडक्ट मिलता है जो हमारे लिए बहुत जरूरी है इकोनॉमिकली। ठीक है, जिससे हम पैसे बना सकते हैं। ठीक, तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, तो इसके अंदर जैसे आते हैं फूड यील्डिंग प्लांट, इसके अंदर क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक मतलब जिनसे फायदा हो रहा है पैसे के लिए। इसके अंदर आ जाएगा जैसे फूड यील्डिंग प्लांट है ना, तो कौन कौन से होते हैं फूड यील्डिंग प्लांट, मतलब जिनसे हमको भोजन मिलेगा। फूड यील्डिंग प्लांट मतलब जिनसे हमको भोजन मिलेगा, खाद्य पदार्थ उत्पादक पौधे। तो कौन कौन से ऐसे पौधे पता है आपको जो हमको खाना देते हैं, जैसे कि धान या सीरियल्स में क्या क्या जाएगा आपका, चावल, गेहूं, मक्का, है ना, बाजरा, ओट, मिलेट, एक साथ जो बोलेंगे, मिलेट्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, सीरियल्स, है ना, धान्य। दूसरे होते हैं पल्सेस, दाल, दाल में कौन कौन सा आ सकता है, चना, उड़द, अरहर, है ना, ठीक है, ग्राम, ग्रीन पीस, ब्लैक ग्राम, लेंटिल, सोयाबीन खाते हैं ना भाई, सोयाबीन कितना बिकता है बताओ। उसके अलावा सेमी वाले जितने भी हैं, ठीक, ये सब किस में आते हैं, पल्सेस। तीसरा है फैट एंड ऑयल के स्रोत के रूप में, वसा और तेल के स्रोत के रूप में कौन कौन से हैं, सरसों, मूंगफली, तिल और सनफ्लावर और सोयाबीन, नारियल, बादाम, काजू का भी यूज होता है मतलब। हाँ, चौथा वेजिटेबल्स में कौन कौन से आ जाएंगे, गोभी, आलू, आलू, बैंगन, टमाटर,
गाजर, मूली, चुकंदर, फूल गोभी, जितने आपको नाम याद है लिख सकते हैं। बने उसी से पूरा पेज भर, ऐसे नहीं लिखना, ज्यादा लिखोगे तो नहीं मिलेगा, 2-4 लिखना। फिर फल के रूप में केला, संतरा, सेब, अंगूर, आम, जितने फल है ना। मसालों के रूप में इलायची, अदरक, मिर्ची, लाल लौंग, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, काली मिर्च, हरा मिर्च, लहसुन, प्याज, ये बताने का मतलब ये है कि इन सबसे क्या बनाया जा सकता है, पैसे बना सकते हैं भाई। इकोनॉमिक बॉटनी मतलब प्लांट के ऐसे प्रोडक्ट जो हमको फायदा कर रहे हैं, खाने के लिए भी और बेचने के लिए भी। चावल आप उगा भी रहे हो, बेच भी रहे हो, सब्जी आप खा भी रहे हो और उगा भी रहे हो, बेच रहे हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर ऐसे भी पौधे आएंगे जो फाइबर यील्डिंग है, जिनसे रेशे मिलते हैं। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जिनसे हमको रेशे मिलते हैं? कपास, जूट, एक और पौधा होता है जिसको सन हेम्प बोलते हैं, सन, ठीक है। इसके अलावा ऐसे पौधे जिनसे काष्ठ और इमारती लकड़ियां मिलती हैं। साल, सागौन। हमारे सिटी में किसको है, क्या का द्वीप बोलते हैं छत्तीसगढ़ को? छत्तीसगढ़ को एक नाम दिए ना भाई, साल और सागौन का द्वीप कहते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर तरफ और सरगुजा तरफ बहुत ज्यादा क्या मिलेगा, साल भी मिलेगा और साग दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं लकड़ी वाले। इसके अलावा बांस, बबूल, बांस इधर बहुत मिलता है नदियों में, बबूल, शीशम, चीड़, ये सब। फिर ऐसे पौधे जो रंग और अभिरंजन देते हैं, मतलब कलर और डाई, जैसे कि गुलाब हो सकता है, और किसकी खेती करते थे बहुत ज्यादा, जो बंजर कर देता है पूरी भूमि को? हाँ? जो से बोलो, केला, गेंदे का फूल। नहीं, हाँ वो तो है, पर सबसे पहले इसमें नाम आता है नील। नील, नील, नील नहीं जानते? अरे बिहार में बहुत ज्यादा उसकी खेती होती थी, मतलब अंग्रेजों के लिए वो एकदम अद्भुत टाइप की चीज थी। उसका बहुत खेती करा के वो लोग विदेश ले जाते थे। तो गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए तो सबसे पहले उन्होंने उसी पे काम किया कि नील की खेती को रोका जाए। नील क्या? नील जो नील डाई करते हैं, अच्छा, उजाला नील, ठीक है। वो जो कलर देता है, इतना गहरा कलर रहता है, निकलता नहीं है उसकी। तो वो जहाँ पर खेती होती है ना, वो भूमि पूरी बंजर हो जाती है। तो पहले ये बहुत होता था, अंग्रेज इसको बहुत कराते थे, फिर गांधी जी ने इस पे आंदोलन करके इसको रोका था। उसके अलावा हीना, हीना कहते थे कलर, ठीक है। उसके बाद ये सब देख सकते हो, जो भी कलर है जिनसे लेते हैं, जैसे चुकंदर, वो भी रेड कलर देता है आपको, गेंदा का फूल भी कलर देता है, रोज भी देता है, ये सब, ठीक है। टैनिन वाले पौधे, टैनिन मतलब जिससे हमको कुछ वो मिल, जैसे कि कत्था, कत्था क्या होता है, वो पान में, और अर्जुन, हर्रा, ये सब क्या टैनिन वाले। औषधीय पौधे, अदरक, वसंत, तुलसी, ये सब। शुगर यील्डिंग प्लांट, जिनसे शक्कर मिल सकता है, कौन कौन होते हैं? गन्ना और खजूर, अंगूर, हाँ अंगूर का किशमिश बनाते हैं मीठा करने में, ठीक है। तो ये सब किसके में आ जाएगा, आपका इकोनॉमिक बॉटनी के अंदर आएगा। इसका महत्व क्या है, महत्व क्या है बताओ? बहुत महत्व है। क्या महत्व है? आर्थिक स्थिति, ह्यूमन की आर्थिक स्थिति है ना। अगर मान लीजिए आपके पास ठीक है, मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी अच्छे से जगह है ना, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप वहां पर जाकर थोड़े से लागत में क्या कर सकते हैं, ये सब चीजों को उगा सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। तो ह्यूमन की आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए तो पौधे सबसे ज्यादातर आप देखोगे हमारा देश है कृषि प्रधान देश है, तो ज्यादातर जो पॉपुलेशन है ना, 70% बोलते थे पहले, अभी पता नहीं कितना परसेंट है, वो किस पे निर्भर है, खेती पर ही निर्भर है। तो हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को भी जो बल मिलता है वो मैक्सिमम जो इसी से ही मिलता है, बॉटनी से, मतलब कि पेड़ पौधों से ही, ठीक है। चलिए, ये हो गया तीसरा ब्रांच। चौथा है जिसको कहते हैं इथनोबॉटनी। अब ये तो पूरा चैप्टर पढ़ के रखे हम लोग, इथनोबॉटनी। यहाँ पर आप पूरे चैप्टर को घुसा सकते हो आंसर लिखने के लिए,
पर इसको नहीं पूछेगा क्योंकि 3rd यूनिट में पूछना है। पर भी पूछ सकता है भाई, 4 नंबर के लिए पूछ लिया, इथनोबॉटनी के बारे में बताइए, है ना। तो वो क्या वाला होता है इथनोबॉटनी, पहले पढ़ चुके हैं, बताओ। ऐसे पौधे जो यह वनस्पति शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव समुदाय के प्राचीन समाज या आदिम समाज से संग्रहित किया जाता है। जनजातीय समाज से संबंधित पौधों के सर्वेक्षण का विज्ञान है। हमने इथनोबॉटनी में वही पढ़ा हुआ है। इथनिक कल्चर मतलब ऐसी जनजाति जो पौधों के बहुत करीब रही है, जिनका ज्ञान उस जनजाति को है, तो उनके बीच के रिलेशन को पढ़ना ही क्या कहलाता है, इथनोबॉटनी। तो जब एग्जाम के लिए पढ़ोगे 3rd यूनिट, अगर ये गलती से पूछ दिया 2nd यूनिट में, तो अच्छे से इसको लिख सकते हो। 2 बार लिखोगे, एक बार पढ़ के, तो 2 बार नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और क्या इसके अंदर बताओ। इस विज्ञान के द्वारा हमें पौधों के ज्ञात व अज्ञात उपयोग के बारे में पता चलता है। बहुत सारे ऐसे अभी भी पौधे हैं जिनके बारे में पता नहीं कि वो क्या काम का है, लेकिन उस एरिया में जो लोग रहते हैं, जो जनजाति, उनको पता है कि किसी को अगर कुछ परेशानी है तो ये पौधे को लेप करके लगा लो या इसको खा लो, है ना। तो जो साइंटिस्ट होते हैं इथनोबॉटनी वाले, मतलब जो इस फील्ड पे काम करते हैं, वो वहाँ जाते हैं, डेटा लेते हैं, पौधे को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको लेके आते हैं और लैब में उसको पूरा टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऐसा केमिकल मिल रहा है जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद फिर उसका क्या करते हैं, मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो इसके अंदर आती है, इथनोबॉटनी के अंदर। तो इथनोबॉटनी एक और डेफिनेशन दिया हुआ है कि इथनोबॉटनी मनुष्य के जीवन, रीति रिवाज, विश्वास तथा इतिहास पर वानस्पतिक वातावरण द्वारा पड़ने वाले प्रभाव के आकलन का ज्ञान हो। आप एक तो कोई भी डेफिनेशन इसको याद कर सकते हैं और इसको वहाँ पे बता सकते हैं, ठीक। अब इथनोबॉटनी के अंदर बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस है जो हम लोग इथनोबॉटनी चैप्टर में भी पढ़े हुए हैं, जैसे कि जनरल इथनोबॉटनी, क्लासिकल इथनोबॉटनी, इथनो मेडिसिनोलॉजी, इथनो एग्रीकल्चर, पैलियो इथनोबॉटनी, इथनो इकोलॉजी, इथनो मेडिसिन, है ना, इथनो फार्मेकोलॉजी, इथनो गायनेकोलॉजी, इथनो नार्कोटिक्स, ठीक है, जिसके अंदर हेलोसिनेशन वाले जो प्रोडक्ट। इथनो नार्कोटिक्स में क्या है, नार्कोटिक्स समझते हो, वो नशा नशीले पदार्थ। तो जैसे इथनो नार्कोटिक्स मैंने वर्ड बोला, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो हमारा समाज था, जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी, है ना, या जनजाति थी, उन लोग के द्वारा कौन से नशीले पदार्थ है जो उपयोग किए जाते, है ना। जैसे कि जो हेलुसिनेशन देते, कुछ ऐसा जंगली फल भी आता है जो खाओगे तो ऐसे से घूमते रहोगे, नशीला देता है ना। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका अभी तक डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया जा चुका है, उन्हीं के बारे में सब पढ़ना इसके अंदर आता है, ठीक है। इथनोटॉक्सिकोलॉजी, इथनो गायनेकोलॉजी, गायनेकोलॉजी मतलब फीमेल्स, जनजातीय महिलाओं में होने वाले विभिन्न रोगों के उपचार के लिए कौन से पौधे वो यूज करते थे। अगर आप उसको पढ़ोगे तो वो क्या कहलाएगा, इथनो गायनेकोलॉजी। तो इथनो शब्द के साथ जितने वर्ड्स आप जोड़ सकते हो, 4-5 आप याद करोगे तो यहाँ पर आप बता सकते हो, है ना। आपके बुक में 17 दिया हुआ है, 17। इथनो म्यूजिकोलॉजी, म्यूजिक के साथ भी इसको जोड़ सकते हैं। इथनो पीडियाट्रिक्स, है ना, बच्चों में जो बीमारी होगी उसको ट्रीट करेंगे। इथनो नेत्र वाला भी है भाई, ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या है इससे, सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा, ये तो पूरा चैप्टर पढ़े हो। डिसीज वगैरह हो रहा है तो क्या मेडिसिन, हाँ, इससे जो हमको मतलब हमारा जो पुराना सिस्टम था, अब देखो आयुर्वेदा को भी बीच में घुसा सकते हो। कैसे घुसा सकते हो कि प्राचीन समय में जो हमारे पास इंडिजिनस मेडिकल सिस्टम था, है ना, जो हमको बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं करता। एलोपैथी की आप दवाई खाओगे कुछ साइड इफेक्ट करेगा, लेकिन आप अगर पेड़ पौधे और जड़ी बूटी से बनी हुई दवाई खाओगे तो कभी नुकसान नहीं करेगा। तो जो अगर हमको आयुर्वेदा वाला सिस्टम फिर से अपनाना है, उसके लिए दवाई बनाने के लिए हमको पौधों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है, जो हमको इथनोबॉटनी के जरिए ही मिल सकती है। मतलब जो लोग हैं, जो जनजाति है, जो उस पौधों के बारे में जानती है, उन्हीं से हम जानकारी लेंगे और उसी जानकारी का पूरा टेस्ट करके हम क्या बना सकते हैं, मेडिसिन बना सकते हैं। तो ये किस में यूज होता है, मेनली ह्यूमन वेलफेयर में, है ना। मतलब इंसान अपने जीवन को और कैसे अच्छा कर सकता है, उसी के लिए इसका उपयोग होता है, ठीक। तो इसमें और देखो, जैसे बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं,
जैसे नए उपयोगी पादपों की खोज या ज्ञात पौधों के नए विविध उपयोग की जानकारी अधिक सटीक वैज्ञानिक तरीके से ज्ञात करने के लिए ग्रामीण और जनजातीय लोगों की कुशलता को आवश्यक आधुनिक ट्रेनिंग द्वारा और दिखाया जा सकता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको पहचाने और उसका इस्तेमाल करें। ठीक, इतना आपको इतना बॉटनी में करना है। चलिए, 5वां ब्रांच है जिसको कहते हैं फॉरेस्ट्री। इसी के अंदर फॉरेस्ट्री भी आता है, और एनईपी में तो इसको पूरा डाल दिया है। 3rd सेम में अगर आप लोग डीएसई लोगे, अभी क्या पढ़ रहे हो? डीएससी। 1st और 2nd सेम में आप डीएससी और जी पढ़ रहे हो। 3rd में आपके पास चॉइस रहेगा कि आप डीएसई भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और 3rd में एक बार लिए फिर वो कंटिन्यू करोगे, तो डीएसई में ही आप बॉटनी का एक पेपर के अलावा और भी पेपर पढ़ सकते हो अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है। अगर आपको जूलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप जूलॉजी का तो एक डीएससी पढ़ोगे, उसके अलावा डीएसई भी पढ़ोगे, ठीक है। या केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो उसमें भी ले सकते हो। तो जैसे फॉरेस्ट्री हम एक ब्रांच खोल रहे हैं, तो अभी 3rd सेम में जो पूरा एक पेपर है वो पूरा फॉरेस्ट्री वाला, उसका प्रैक्टिकल मतलब वो है नेचुरल मैनेजमेंट पे, लेकिन उसने पूरा फॉरेस्ट्री डाल के रखा हुआ है। मतलब वन के बारे में भी पूरा आपको बॉटनी के ही अंदर क्या करना है, पढ़ लेना, जो पहले नहीं होता था, ठीक है। तो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है वानिकी। तो वानिकी वनस्पति विभाग की विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों वृक्षों के विकास, उनका संरक्षण, उनका वैज्ञानिक अध्ययन और उनका प्रबंधन करते हैं। मतलब हमारे पास जो भगवान ने इतने अच्छे अच्छे फॉरेस्ट जो दिए हुए हैं, है ना, आप अभी देखोगे धीरे धीरे वो कैसा होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। पहले बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करते थे, अब ओवर पॉपुलेशन की वजह से और अर्बनाइजेशन की वजह से, शहरीकरण की वजह से क्या होते जा रहा है, फॉरेस्ट सब कम होते जा रहा है, पॉल्यूशन होते जा रहा है। तो कैसे हम उन वनों का संरक्षण करें, कैसे हम उनका मैनेजमेंट करें, कैसे उनको बचाएं। जैसे हमारे यहाँ तो आप ज़्यादा नहीं सुनोगे, लेकिन आप विदेश के बहुत सारे जंगलों में सुनोगे कि गर्मी के समय में पूरा वहाँ आग लग जाता है, समझे। एक पेड़ में अगर आग पकड़ा तो पूरा का पूरा कई हेक्टेयर जमीन आग की चपेट में आ जाता है। ऐसी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, वो सब की स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, फॉरेस्ट के अंदर। तो क्योंकि यहाँ पर भी पेड़ पौधे आ रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक ब्रांच है किसका, बॉटनी, ठीक। तो वानिकी के अंतर्गत वन फसलों या वन वृक्षों के उत्पाद, दूसरा उनको सिर्फ बचाना ही नहीं है, उनसे जो हमको उत्पाद मिलता है उसको भी हम कैसे यूज करें। जैसे हमारे यहाँ पे महुआ का पेड़ बहुत ज्यादा मिलता है ना, है तो वो जंगली चीज, लेकिन उससे भी इकोनॉमिकली बहुत फायदा किया जा सकता है। तो उनके उत्पादों को, उनके उत्पादन के साथ साथ उनकी सुरक्षा करना, उनका प्रबंधन करना, ये सब का स्टडीज में आता है। अब इसके भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, फॉरेस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेस हैं। जैसे एक को कहेंगे इंटेंसिव फॉरेस्ट्री, मतलब गहन वानिकी। तो इसमें हम कम भूमि या वन क्षेत्र में या एक छोटे से भूभाग में अधिक मात्रा में वानिकी से संबंधित गतिविधियां करके ज्यादा फसल लेते हैं, इसको पढ़ते हैं। एक होता है व्यापक वानिकी, जिसमें हम बड़े क्षेत्र में कैसे उनको मतलब उनका सब चीज करें, उनका बचाव, संरक्षण, उनका प्रोडक्ट लेते। एक होता है प्रोटेक्शन या सुरक्षा वानिकी, ठीक है। तो इसके अंतर्गत मृदा अपरदन को रोकना, जल चक्र का विनिमय, वियमन और वन्य जीव को कैसे संरक्षित करें, ये सब कौन करते हैं। इसके अलावा इनके और क्या उद्देश्य हैं, जैसे कि जल और वायु द्वारा होने वाले मृदा अपरदन को कैसे रोके, वन्य जीवों को कैसे संरक्षित करें, ये सबको भी इसके अंदर देखते हैं, ठीक। फिर एक होता है जिसको कहेंगे सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। तो ये ऐसी वानिकी है जिसमें ग्रामीण एवं शहरी आबादी को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से वानिकी की गतिविधियां पारंपरिक वनों के बाहर जो करते हैं, जैसे कि हमको ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए, इमारती लकड़ी चाहिए, मवेशियों के लिए चारा चाहिए, तो इन सब को कैसे मैनेज करेंगे, वो सब हम किसमें पढ़ते हैं, फॉरेस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारा दिया हुआ है, देखो इसके अंदर भी बेसिक फॉरेस्ट्री होता है और अप्लाइड फॉरेस्ट्री भी होता है ना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल दिया है, इसको बड़े क्वेश्चन में मेरे ख्याल से तो नहीं पूछेगा, ये बड़ी चीज़ है। तो छोटे के लिए आप इसका डेफिनेशन और कुछ ब्रांच, इस चैप्टर को इसका PDF भेजोगे तो पढ़ना, तो पढ़ने से क्या होगा, पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, फिर फॉरेस्ट्री क्यों पढ़ना चाहिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को कंजर्व करने के लिए, ठीक, मतलब मानव कल्याण के लिए। जैसे कि खाद्य पदार्थों की आपूर्ति, बहुत सारी चीजें हमको वहाँ से मिलेंगी, ईंधन हेतु लकड़ी,
अभी तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन पहले के समय में लोग क्या करते थे, जंगलों में ही जाके जो जो गिरी हुई रहती थी लकड़ी वगैरह है ना, जो टूट के गिरी हुई है, उसको कलेक्ट करके लाते थे और क्या करते थे, उसका चूल्हा जलाते थे, तो ईंधन हेतु भी लकड़ी मिलता था। फिर पालतू मवेशियों के लिए चारा भी वहीं से मिलता था, इमारती लकड़ी मिलती थी, उद्योगों के विकास के लिए भी वहाँ से मटेरियल मिलता था, मृदा अपरदन को उससे रोका जाता था। ठीक है, उसके अलावा मनोरंजन हेतु भी सुरक्षित करते थे, सौंदर्यीकरण करते थे और जैव विविधता का भी इससे संरक्षण होता है। फॉरेस्ट्री में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं कि कैसे वहाँ पर की जैव विविधता को आप बनाए रख सकते हो, ताकि सारी चीज़ें कैसे रहें, अच्छे से बची हुई। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको किसके अंदर पढ़नी है, फॉरेस्ट्री के। ठीक है, चलो आगे छठवा आएगा जेनेटिक्स, कल पढ़ेंगे। कल भी इसी टाइम पे मैं क्लास करूँगी।